नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। भाईचारे के त्योहार ईद के मौके पर कुछ लोगों ने काली पट्टियां बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया है। कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए यह बिल में संशोधन लाया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि वक्फ बिल संविधान पर सीधा हमला है। ऐसे में सवाल है, क्या वक्फ के नाम पर लोगों को भड़काने का काम चल रहा है? आज इस पर सत्य और तथ्य भी, फैक्ट्स भी, आज की इस चर्चा में स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के स्पेशल एडिशन में। मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पड़ूंगा। कर दो कैंसिल, मेरा पासपोर्ट किसमें ताकत है। कम से कम त्योहार का महीना तो छोड़ देते, कानून आने का इंतजार कर लेते। मौका ईद का था, लेकिन यहां भी सियासत की एंट्री हो ही गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्फ बिल के खिलाफ भारी संख्या में लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ी और दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी का दौर चल रहा था। यहाँ पर हम मजबूती से अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते आए हैं और आइन के दायरे में रहकर हम अपने तमाम हुकूक को हासिल करेंगे। आप देखते हैं 2014 से लेके अब तक मुसलमानों को कैसे पीसा जा रहा है। मुसलमानों का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का जमीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि उन्हें ईदगाह जाने से रोका गया। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाए। हम रामकृष्ण को धर्म मानता है, स्वामी विवेकानंद को धर्म मानते हैं, लेकिन हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। वो तो हिंदू धर्म का खिलाफ में है। अब जरा बवाल वाली ये तस्वीरें देख लीजिए। मुरादाबाद में 2 शिफ्ट में नमाज का विरोध करते हुए कुछ लोग वहां के एसपी सिटी से भिड़ गए। तो मेवात और मेरठ में मुस्लिम समुदाय के ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस बीच मेरठ, भोपाल और सहारनपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराए गए। इससे पहले मुंबई के मलाड में गुड़ी पड़वा कलश यात्रा के दौरान 2 गुट भिड़ गए। आरोप है कि कलश यात्रा ले जा रहे लोगों के भगवा झंडे फाड़ने की कोशिश हुई। उधर बिहार के दरभंगा में नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं पर छत से पत्थर फेंके गए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईद बहाना, सियासत है चमकाना। और आज का विषय यही है, ईद है बहाना, सियासत है चमकाना। वक्फ बिल पर भ्रम और सच समझाने वाला विश्लेषण आज बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस विश्लेषण पर नजर डाल लेते हैं। विरोधियों की आपत्ति क्या है और क्या है सच्चाई? वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की आशंका है, यह बड़ी आपत्ति है, लेकिन सच्चाई क्या है? पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, क्लियर कट। आइए मैं बताऊं आगे। बिल से वक्फ बोर्ड की आजादी पर अंकुश लगेगा, यह एक बड़ी आपत्ति है, लेकिन तथ्य और सत्य क्या है? वक्फ संपत्ति का गरीबों के लिए इस्तेमाल होगा। कलेक्टर के पास अधिकार होने से सरकारी कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, यह विरोधियों की आपत्ति है। लेकिन सच्चाई क्या है? राज्य सरकार के बड़े अफसर को जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। आइए बताऊं मैं आगे। गैर मुस्लिम सदस्यों का बोर्ड में शामिल होना गलत है। नॉन मुस्लिम मेंबर से वक्फ प्रॉपर्टी की सही मैनेजमेंट हो पाएगी। आइए बताऊं वक्फ ट्रिब्यूनल की बात पर। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने का दौर शुरू होगा। विरोधियों की आपत्ति है। सच्चाई यह है कि वक्फ के नाम पर एक तरफा और मनमाने फैसले लिए गए हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल, आज का बड़ा प्रश्न यह है कि सीए की तरह वक्फ पर भी भटकाने और उकसाने की चाल चली जा रही है, जो घातक है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लंबे अरसे बाद हमारी स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है।
और मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता है लेफ्ट के और प्रवक्ता भी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे फैज खान भी, उनका भी अभिनंदन है। आपका इस तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन राजकुमार भाटी, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि ईद का पाक दिन है और रमजान का पाक महीना है, और उस महीने में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है? बीजेपी कह रही है, जगदंबिका पाल ने कैटेगोरिकली कहा कि कम से कम आज का दिन तो छोड़ देते काली पट्टी के लिए, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी उकसाने भड़काने का काम कर रही है, गंदा खेल खेल रही है। देखिए, ये जो वक्फ बिल आ रहा है, पहले तो जगदंबिका पाल जी जो कह रहे हैं कि आज का दिन छोड़ देते, क्या मैं जगदंबिका पाल जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी कोई दिन छोड़ती है? आप हर तीज त्यौहार पर, रामनवमी के जुलूस में और कावड़ियों के जुलूस में और प्राण प्रतिष्ठा में हर जगह आप राजनीति नहीं करते हो। आप तो धार्मिक त्योहारों पर राजनीतिक गाने बजाते हो डीजे पे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो वक्फ बिल आ रहा है वो मुस्लिम समाज से संबंधित है, और मुस्लिम समाज को संदेह है, और उस संदेह के पर्याप्त कारण है कि हमारे साथ इस बिल, अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमारी ज़मीनें छिन जाएंगी, हमारे अधिकार छिन जाएंगे। तो क्या सरकार को संतोषजनक तरीके से इसे सुनना नहीं चाहिए? ये एक अजीब परंपरा शुरू हो गई है कि जिस समुदाय के लिए बिल आता है वो विरोध करते हैं, तो कहते हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा। जैसे किसान बिल आए थे, किसान धरने पे बैठे थे, तो तमाम लोग ये कह रहे थे इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये तो इनके हित में आ रहा है, और उन पे आरोप लगाने लगते हैं, ये तो बिके हुए लोग हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। यही इसको वक्फ बिल को लेकर हो रहा है। जब जिस समुदाय से संबंधित है, देखिए इसमें 44 ऐतराज लगाए थे जॉइंट जो पार्लियामेंट। राजकुमार भाटी, मैंने आपको पूरे पौने 2.5 मिनट दिया अपनी बात को रखने का। 10 सेकंड में एक जवाब दीजिएगा। क्या वक्फ बिल में संशोधन पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर, या पहले हो चुका है? नहीं, कोई संशोधन अगर पहले हुए हैं उसमें समाज को ऐतराज नहीं था, वो संशोधन उनके अहित में नहीं थे, उन्हें संदेह नहीं था, हो गए। अब इस बार अगर उन्हें संदेह, और 3, देखिए अमीश जी, इसमें 44 ऐतराज जेपीसी के विपक्षी दल के सांसदों ने लगाए। बिल्कुल। उनमें से 3 में मोटे मोटे ऐतराज आपको बताता हूं, जो बिल्कुल ये दिखाई देता है कि भेदभाव होगा। नंबर 1, इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना, और उसमें भी प्रावधान ऐसे हैं कि बहुत जल्दी वक्फ में गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा, मुसलमान कम रह जाएंगे, गैर मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, पहले ये कोई भी वक्फ कर सकता था प्रॉपर्टी को, कि कोई भी दान दे सकता है, फिर एक प्रावधान किया गया कि केवल मुस्लिम दे सकते हैं। अब इस बिल में प्रावधान है कि जो 5 साल से मुसलमान हो, ये देखा जाएगा कि 5 साल पहले अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो 5 साल से कम वो मुसलमान हो, तो ये लटकाने और बरगलाने वाला वो। आपकी आपत्ति इन सब बातों के ऊपर? शहजाद पूनावाला, ठीक है, शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि सियासत चमका नहीं रहे, हम आधा कर रहे हैं, और इसीलिए काली पट्टी बांधकर आज ईद बनाई गई है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले ईद की सभी को राम राम, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और आज नवरात्र का दूसरा दिवस भी है, जब हम माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा तपस्या भी करते हैं, तो उसकी भी सभी को शुभकामनाएं। देखिए, कम से कम आज के दिन वक्फ को बहाना बनाकर आग लगाने का काम और भड़काने का काम समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए। मैं एक एक करके उनके सवालों का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम को वक्फ में लाया जा रहा है। वक्फ वैसे कोई मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी या टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी नहीं है। टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में जैसे मुस्लिम नहीं हो सकता, मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी में भी कोई राजकुमार भाटी नहीं होगा, शहजाद पूनावाला या फैज ही होंगे। वक्फ की बॉडी जो होती है ट्रस्ट के टेम्पल बोर्ड की तरह, जैसे तारकेश्वर बोर्ड, ये स्टैट्यूटरी क्रिएशन होता है, इसमें एमपी एमएलए का आना वर्जित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि वक्फ के विषय में ये कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम का आना गलत है, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है, चैप्टर 11 पेज 275 के बाद पढ़ लीजिए, वक्फ का पूरा सेक्शन है, उसमें जाकर पढ़ लीजिए। पहली बात तो क्या सच्चर कमेटी रिपोर्ट एंटी मुस्लिम है और प्रो बीजेपी है? ये तो आपके सरकार के समय आई। दूसरी बात देखिए, अब उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जमीनें छिन जाएगी। अमीश जी, आपके शो पर बड़े लंबे समय के बाद आ रहा हूं।
2024 अगस्त में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में जो तुरंत जेपीसी के पास चला गया। जेपीसी की कुछ रिकमेंडेशन आई है जो बाइंडिंग नहीं है सरकार पे, पार्शियली फुल्ली या कंप्लीटली नेगेट करके उसको एग्री नहीं करेंगे, वो अलग विषय है। अभी तक कोई नया बिल नहीं आया। अमित जी, आपका भी चैनल जो होता है ब्रेकिंग न्यूज में यकीन रखता है, आपने भी कोई नया बिल का ड्राफ्ट नहीं दिया है। ये राजकुमार भाटी कहां से पढ़ लिए कि ये ड्राफ्ट आया है जिसमें मस्जिद छीनने का प्रावधान है? इसका मतलब कि कोई प्रावधान देखा नहीं। वैसे ही जैसे सीए में कह रहे थे कि नागरिकता छिन जाएगी, वैसे ही जैसे स्वरा राजकुमार भाटी एक्ट्रेस कह रही थी एनआरसी आ जाएगा, एनआरसी आ जाएगा। ओके 40 सेकंड राजकुमार भाटी 40 सेकंड भड़काने का काम किया गया। 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड और, जी जी मात्र 10 सेकंड और, सर 10 सेकंड और, मैं शहजाद, केवल इतने बोलिए। ये विषय राजकुमार जी 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड और। ये विषय मुस्लिम बनाम हिंदू का है ही नहीं। आज केरला कैथलिक बिशप चर्च ने भी लिखा है। ये विषय है अमीर मुस्लिम जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल जाते हैं और मेरे जैसे पसमानदा, गरीब, बेवा, हमारे अनाथ यतीम बच्चों का अधिकार जिनको नहीं मिल रहा है। 37 लाख एकर्स की प्रॉपर्टी, 163 करोड़ इनकम। 37 lakh acres means 20 times size of Mumbai, Amish Devgan. But the income of this property is 163 crore. Where is this money going? It is going to Azam Khan. ये कहां जा रहा है? ओवैसी के जेब में। ये कहां जा रहा है? ये सब अमीर जो सैयद अशरफ मुसलमान है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर ओके राजकुमार भाटी ओके 10 सेकंड यू आस्क्ड फॉर, इट इज ओवर। ओके राजकुमार भाटी 40 सेकंड। राजकुमार भाटी, क्या काली पट्टी बांधकर ईद के दिन नमाज पर जाना क्या आपको जायज लगता है ये प्रक्रिया? हालांकि लोकतंत्र है इस देश के अंदर। हाँ बिल्कुल, आपने जो शब्द मैं प्रयोग करता हूँ आपने कर दिया। लोकतंत्र में सबसे आसान तरीका है विरोध का, काली पट्टी बांध के अपने काम करना या अपनी पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, सबसे सरल तरीका। अगर सबसे सरल तरीके पे भी आपत्ति है तो इसका मतलब तो लोकतंत्र का सम्मान ही नहीं है। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं जो लोग, जिन्हें काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने पर आपत्ति है। इससे सरल तो कोई तरीका, इससे साधारण तरीका हो ही नहीं सकता विरोध। मैं कोट कर रहा हूं, ना कहीं नारे लगाए, ना कहीं जुलूस निकाला, ना कहीं। दूसरी बात जो शहजाद भाई कह रहे हैं, शहजाद भाई सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो, मेरे मुंह से मस्जिद शब्द निकला ही नहीं है। कह रहे हैं राजकुमार भाटी कह रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। कई कह रहे हैं। अरे वो अलग बात है, कोई कह रहा होगा, कोई कह रहा होगा, कोई नहीं, लेकिन शहजाद भाई मेरा नाम लेके कह रहे हैं। देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुस्लिम समाज से कितनी नफरत है, ये शहजाद पूनावाला खुद मुसलमान होते हुए अगर इतना विरोध में बोल रहे हैं, तो जो मुसलमान नहीं है बीजेपी के सदस्य प्रवक्ता, वो कितना बोलते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओके शहजाद पूनावाला, तो केवल इतना बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है, ये बड़ी लाइन खींचने की कोशिश है। ओके, ये बड़ी लाइन खींचने की कोशिश है। देखिए राजकुमार भाटी जी, जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे दिए, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना जिनकी पार्टियों ने दिए, वो कम से कम मुसलमानों के हमनवा बनने की जो है कोशिश ना करें। हमने देखा है आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है और क्या दिया है। दूसरी बात देखिए, आप कह रहे हैं संविधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। आपके नेता तेज प्रताप मिस्टर धर्मेंद्र यादव कहते हैं संसद चलने नहीं देंगे। आपके नेता नदवी जी कहते हैं सड़कों पर उतरना होगा। एमआईएम के नेता कहते हैं कि सिविल वॉर होगा। कोई और कहता है शाहीन बाग बन जाएगा, जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है, एआईएमपीएल भी। कोई ये संविधानिक। और आखिरी बात, संविधान और लोकतंत्र की बात राजकुमार भाटी, आप राम मंदिर आंदोलन में गोलियां चलाई राम भक्तों पर, साधु संतों को इंक्लूडिंग हमारे अविमुक्तेश्वरानंद जी को आपने डंडों से पिटवाया वाराणसी में। आपने जिस प्रकार से घंटे बंद करवा दिए मंदिरों के नमाज के समय पर, यह 2012 कोटेड न्यूज है कि कांग्रेस की सरकार आंध्र प्रदेश में, जिसको ये लोग समर्थन कर रहे थे केंद्र में, उसने बाकायदा भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मंदिरों के घंटे बंद करवा दिए क्योंकि नमाज का समय था। यह बात कर रहे लोकतंत्र की और प्रदर्शन और प्रोटेस्ट की। वाह भाई, 100 चूहे खाकर राजकुमार भाटी पता नहीं कहां चले। 10 सेकंड केवल। ओके 10 सेकंड, देन अखिलेश प्रताप सिंह जी। ओके 10 सेकंड राजकुमार भाटी। शहजाद भाई ने 3 नेताओं को कोट किया। एक जिसने सिविल वार की बात की वो हमारी पार्टी का नहीं है। सिविल वार की बात करना बिल्कुल गलत है, लेकिन संसद नहीं चलने देंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें आपको क्या आपत्ति है? दूसरे आप जो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे, और हाँ, तो मुजफ्फरनगर में हमने दंगे कराए थे या आरएसएस ने, बीजेपी ने कराए थे? हम मुसलमानों को पिटवा रहे थे वहां। यहाँ मुसलमान, उनके जो पीड़ित लोग हैं, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, उनकी मदद कर रहे थे, हम कंट्रोल कर रहे थे। आपने अयोध्या में गोलीबारी का जिक्र किया, जिन लोगों ने गोली चलाई थी किसी के खिलाफ मुकदमा हुआ? तो वो तो कानूनन और संवैधानिक रूप से चली थी। और जिस व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था वो तो आज राम मंदिर समिति की, निर्माण समिति के ट्रस्ट का अध्यक्ष है।
हाँ, कानूनी रूप से पुलिस ने चलाई थी। और अभी और जिस व्यक्ति ने आदेश दिया था वो राम मंदिर निर्माण भाटी समिति जी। का अध्यक्ष है, भाटी जी, नृपेंद्र मिश्रा। भाटी जी, नृपेंद्र भाटी जी, मिश्रा, भाटी जी सुनिए, जिसके भाटी जी, एक आदेश से विषय को गोली आप भूल चली गए। थी। भाटी जी, एक विषय को आप तो गायब कोई कर वो गए। गैरकानूनी भाटी काम जी, था। एक विषय को एकदम आपने चालाकी से सुनिए भाटी जी, एक विषय को तो आप पूरा गायब भी कर गए। 2015 में वाराणसी पर आपने गणेश चतुर्थी के अवसर पर डंडों से पिटवाया हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, बताइए सही था गलत था? अभी आपने बीजेपी के विधायक को लौनी में डंडों से पिटवाया पुलिस से। ठीक है, मैं एक सेकंड जुलूस निकाल रहा था। मैं विषय पर आता हूं, शहजादपुरा वाला राजकुमार भाटी। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, मैं महबूबा मुफ्ती की सपुत्री को कोट कर रहा हूं, इर्तिजा मुफ्ती। वो कहती है कि आप देख रहे हैं 2024 से लेकर अब तक मुसलमानों को कैसे पीसा जा रहा है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं उन्हें ध्यान से नोट करिए व्यूअर्स, और आप, मुसलमानों को कैसे पीसा जा रहा है, मुसलमानों का जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, ये इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं जयराम रमेश को, जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और मीडिया डिपार्टमेंट के भी हेड हैं। वक्फ बिल हमारे संविधान पर सीधा हमला है, जबकि कोई बिल नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ संशोधन हो रहा है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां पुरजोर विरोध करेंगी और संसद, और साथ में यह भी कहा गया कि जेडीयू और टीडीपी को चुनौती दी गई कि आप अगर सेकुलर अपने आप को कहते हैं तो रोकिए इस बिल को। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब कांग्रेस की पार्टी कांग्रेस की जब सरकारें रही अखिलेश जी, जब वो वक्फ बिल में संशोधन करती थी तो सेकुलर फैब्रिक को, जिसे कहते हैं सेकुलर फैब्रिक को बाइफरकेट किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया जाता था, क्योंकि अगर सिर्फ संशोधन सेकुलरिज्म को समाप्त कर रहा है तो ये टाइम स्टार्ट था उस सर। अखिलेश अमीर जी, देखिए आपने शुरुआत की काली पट्टी बांधने से। कोई जुर्म और जाति करता रहे और कोई उसे अपनी असहमति भी नहीं व्यक्त कर सकता इस देश में, लोकतंत्र में, और आपको उस पर आपत्ति हो रही है, क्योंकि आप लोग भी फांसीवादी सोच के एक पार्ट हैं। जब आप कहोगे एक धर्म को कि आप सड़क पर नमाज नहीं अदा कर सकते एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, छतों पे भी हम नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको अगर ऐसा करते देखा जाएगा तो आपका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाएगा, आप पे ये कार्रवाई की जाएगी। क्या 2 कानून चल रहा है हिंदुस्तान में, और दूसरे धर्मों के लोग क्या सड़कों पर अपने धार्मिक कार्यक्रम नहीं करते हैं क्या? हमेशा से करते रहे, अगर करते रहे तो करते भी रहे, कोई आपत्ति नहीं किसी को होनी चाहिए, उसे व्यवस्थित करनी चाहिए। बराबर का अधिकार सबको है, यदि किसी को मनाही है तो फिर सबको मनाही होगी। लेकिन ये बेसन सरकारें हैं, 1 दर्जन से ज्यादा बार उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है और इन्हें अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ा। इस तरह से तानाशाही हुकूमत के निर्णयों को जो प्रदेश की सरकार कर रही है, एक अधिकारी है जो जब मन करे टीवी पे आके कुछ बोलता है, वहां का शासनादेश से हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दे रखा है, डीजी का आदेश है, गवर्नमेंट का आदेश है कि कौन अधिकारी किस तरह से अधिकृत है टीवी पे बात करने के लिए, लेकिन वो पॉलिटिकल बयान देता है, माहौल को खराब करता है, और ये सरकार उसे संरक्षण देती है। तो अगर इस देश में किसी जाति के लिए सिर्फ अपनी असहमति जाति क्या हो रही है आपकी राय के अंदर? क्योंकि आपने सड़क पर नमाज करने वाला, आपने एक एग्जांपल दिया छतौर सड़क पर, वो उत्तर प्रदेश में था, जबकि राजस्थान के अंदर सड़क पर नमाज हुई है। जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जयपुर में सड़क पर नमाज हुई है। प्रदेश एक हाँ जी सुनिए, तो जो इस तरह की सोच रखता हो, चाहे आप रखते हो या कोई सरकार रखती हो, वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही सोच है, ये लोकतांत्रिक सोच नहीं है। दूसरी बात, अमित जी ने आपने कहा कि अमेंडमेंट हुए कि नहीं हुए, इसमें हमने अमेंडमेंट भी किया है। अरे आप किसी को छत पे भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अपने घर में भी नहीं पढ़ने देंगे। ओके, दूसरे धर्म के लोग कुछ भी करते रहे, भाई कानून एक ही होगा, संविधान के हिसाब से चलेगा ना। कोई कानून ऐसा कहता हो तो आप उसके अनुसार कार्रवाई करो, फिर तो कानून तो सबके लिए होगा ना, चाहे जिस जात धर्म का होगा। ये तो है नहीं कि आपके लिए अलग कानून है। ओके, फैज खान और शहजादपुर वाला दोनों बोलना चाहते हैं। आपका सवाल का दूसरे पार्ट का जवाब दे रहा हूं। 1 मिनट आप बोलिए अखिलेश जी, आप बोलिए प्लीज। हम कांग्रेस पार्टी ने या हमारे गठबंधन ने बहुत से अमेंडमेंट भी किए, बहुत से बिल भी लाए, और कोई भी बिल या कोई भी अमेंडमेंट
बिना विपक्ष की सहमति से, रजामंदी से हम लोगों ने जोर जबरदस्ती से नहीं किया, क्योंकि विपक्ष भी इसी देश के लिए अखिलेश अपनी जी बात आप रखता बोल है। रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी एक आप भी ये आप कानून- बात बोल रहे हैं, सुनिए अखिलेश जी आप बात बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अरे सुनिए, हमने बात अमेंडमेंट सुनिए। किसी की बिना अरे रजामंदी सुनिए, के पूरी नहीं बात करा। होने दीजिए। आप नहीं अखिलेश जी आप बड़े जिम्मेदार आदमी अरे है सुनिए, और मैं सुनिए। पूरे सम्मान के अरे साथ आपको सुनिए बोल रहा जनाब, हूं, सुनिए। क्योंकि मुझे भी 24 साल हो गए अरे पत्रकारिता सुनिए, करते हुए। बात अखिलेश सुनिए जी आप। नहीं एक सेकेंड मुझे आप हो गए होंगे नहीं बिल्कुल हो मैं गए होंगे। आप ये बात बोल रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट मैं आपको लास्ट का एग्जांपल बता देता हूं। यूपीए सरकार थी और दो राज्यों को अलग करना था, आंध्रा और तेलंगाना को। दरवाजे बंद कर दिए गए थे लोकसभा के अंदर, मिर्ची स्प्रे आया था अंदर, विरोध हो रहा था, उसके बावजूद ऐसा अलग किया कि तूफान खड़ा हो गया। मैं आंध्रा और तेलंगाना के अलग करने के विषय की बात कर रहा हूं। याद है आपको किससे सहमति ली गई थी? क्या लोकतंत्र की हत्या थी? नहीं, लोकतंत्र की हत्या इसको आप नहीं कह सकते। आपके पास नंबर था, आपके पास मेजॉरिटी थी, आपने करा। याद है आपको जब इंदिरा जी चुन के आई थी तो कितनी सरकारें बर्खास्त की गई थी इस देश के अंदर? जब संजय गांधी होते थे कितनी सरकारें बर्खास्त की गई थी? कौन सा लोकतंत्र, किस लोकतंत्र को चमकाया जा रहा था? बताइए अखिलेश जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं। रुकिए, आपका व्हाट्सएप ज्ञान हो गया। मेरा व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है क्या? क्या आंध्रा और तेलंगाना को अलग ऐसे नहीं किया गया था? क्या आंध्रा और तेलंगाना को अलग नहीं किया गया था? क्या इंदिरा जी जब वापस आई थी तो सरकारें निलंबित नहीं की गई थी? ये हार्ड फैक्ट है सर। व्हाट्सएप ज्ञान मानिए या गूगल ज्ञान मानिए, ये आपकी सहमति के ऊपर है, लेकिन ये आप पर भी दर्शाता है। अभी आपको बता रहा हूं। जी बोलिए। अरे अमीश देवगन जी, चक्कर क्या ना कि यहाँ पे कॉमेडियन से सरकार हिलने लगी है और पत्रकारों को कॉमेडियन बना दिया गया है, उसी के पार्ट आप बन चुके हैं। इसी 10 साल के अंदर कितने बिल पास हुए कर रहे हैं? मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जबरदस्ती अब मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा आपको पत्रकार। अच्छा ये क्या इंदिरा जब तत्काल सरकार थी वो कॉमेडी कर रही थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बीच में नहीं बोल रहा, फैक्ट बोल रहा हूं। आप पर्सनल टिप्पणी आपने करी, मैं भी 1000 पर्सनल टिप्पणी आप पे कर सकता हूं, लेकिन मैं वो करूंगा नहीं, मेरा वो स्तर नहीं है। चीखते हैं आप तो, सिर्फ अपना भाषण चीखते हैं। सुनिए, दूसरों को बोलने का अवसर दीजिए। राज्यसभा में भी बहुमत नहीं था, कृषि कानून लाए थे, वापस लेना पड़ा। आप कृषि कानून अध्यादेश वापस करने के लिए अधिनियम जो बना था, भूमि अधिग्रहण कानून, उसको वापस करने के लिए अध्यादेश आपको वापस लेना पड़ा। जितने कानून बना जबरदस्ती कर रहे हैं, ये भी जबरदस्ती कर रहे हैं। आप सदन को चलने नहीं देते, सत्ता दल खुद सदन को डिस्टर्ब करता है। जी लोग यहाँ बैठ करके और मैं बताता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कॉमेडी क्या थी। जब एक ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था प्रेस क्लब के अंदर, सबसे बड़ी लोकतंत्र की कॉमेडी हुई थी। किसने की थी व्यूअर्स आप जानते हैं? किसने फाड़ा था उस ऑर्डिनेंस को? मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलता। शहजाद पूनावाला रिएक्ट टू इट। नफरत फैला रहे हैं आप, एक कम्युनिटी को डाउन करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ब्लेम्स इट। फैज खान मैं आपके पास आऊंगा और विवेक आपके पास भी आऊंगा। मैंने अखिलेश जी की बात बिना कोई हस्तक्षेप के सुनी, तो मैं मात्र 30-40 सेकंड ही मांग रहा हूं। जी 40 सेकंड। उन्होंने अभी कहा कि नमाज सड़कों पर अदा करने का अधिकार नहीं दिया पूरे टाइम अमीश देवगन किए। अखिलेश जी, यदि आप चाहें तो मैं बोल दूं, वरना आपका अगर बस चलता है ना बोलूं तो पसमानदा हूं, नहीं बोलने देना है बता दीजिए। मैंने बहुत दिनों बाद आया, बोलिए, आप बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि अभी तेलंगाना की सरकार ने होली के अवसर पर 144 लगा दिया। होली कैसे खेलना है इसके गाइडलाइन इशू कर लिए, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो अनेकों पर्वों की यात्रा पर 144 लगाते थे। अब नमाज जो सड़कों पे अता होती है, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, यहाँ तक कि यूएई में तो 1000 दिरहम फाइन लगता है अगर आप जो अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर वहाँ पे नमाज अता करते हैं। हर जगह पर नमाज जो है वो मस्जिद में अता होती है, ये पूरी दुनिया का रूल है। कोई सड़कों को जाम करके नमाज अता करने का अधिकार किसी को नहीं है, सबको कानून फॉलो करना है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये बोल रहे थे डेमोक्रेसी की बात। अरे मान्यवर, तेलंगाना में अभी कुछ बच्चे 400 एकड़ यूनिवर्सिटी की जमीन बेची जा रही है तो उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उनको डंडे पिटवा के अरेस्ट करा दिया। एक किसानों की व्यथा बताने वाली यूट्यूब जर्नलिस्ट को आपने अरेस्ट करवा दिया। रेवांत रेड्डी बोलते कि मैं नंगा परेड करके सबको घुमाऊंगा और पिटवाऊंगा। यह आपका डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड है? जो इमरजेंसी लगा 1975 में किशोर कुमार
कुमार के गाने बंद कर दिए, वो प्रदर्शन के अधिकार की बात करें, पूरे विपक्ष को जेल में डालने वाले लोग, यहां तक कि राजकुमार शहजाद आप तो इमरजेंसी को फॉलो नहीं कर रहे। मेरा बेसिक पॉइंट है, आप इमरजेंसी को फॉलो नहीं कर रहे, आपकी सरकार इमरजेंसी को फॉलो नहीं कर रही, आप किशोर कुमार पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, इंदिरा गांधी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। आंसर माय स्ट्रेट क्वेश्चन। मेरा सीधा सवाल है, इस देश में देखिए आज भैया एक सेकंड, नहीं शहजाद सवाल तो सुनना पड़ेगा ना। भैया जी जोशी आरएसएस के बड़े वरिष्ठ हैं। भैया जी जोशी ने बोला कि औरंगजेब की मजार को लेकर या औरंगजेब की कब्र को लेकर जो कुछ हो रहा है वो जायज नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही हैज गिवन द मैसेज टू भारतीय जनता पार्टी लीडर्स आल्सो। भैया जी जोशी, क्या मतलब है इसका? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने तो बिल्कुल सही बात बोली है। अरे भाई, इस देश में औरंगजेब का महिमा मंडन कौन कर सकता है? क्या हिटलर का महिमा मंडन जर्मनी में कोई करेगा? और अगर कोई हिटलर की वहां पर कोई चिन्ह या स्मृति होगी, उसके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन करेगा, नहीं बिल्कुल वो बात अलग है। उन्होंने क्लियरली बोला जो कह रहे हैं कि हमको जो ये औरंगजेब की मजार है इसको उठा के हमें फेंकना है, समुद्र में फेंकना है, उनके लिए मैसेज है ये। देखिए एक सेकंड, उनके लिए मैसेज है। और उसमें बीजेपी के, उसमें कई बीजेपी के हैं, कई बीजेपी के नेता हैं इसके अंदर, जो भैया जी जोशी कह रहे हैं दिए हैं। मेरा सीधा पॉइंट है, इस देश का मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। मैंने भी पूरा जी सुनिए तो ना, मैंने भी पूरा वक्तव्य सुन के ही मैं जवाब दे रहा हूं। मैं तो उनकी बात से पूरा एग्री करता हूं। मुझे लगता है औरंगजेब की कब्र नहीं, उसको तो पहले मजार मत बोलिए, औरंगजेब की कब्र नहीं, औरंगजेब की सोच को उखाड़ कर फेंकना है। कौन है वो अबू आजमी जो कहता है औरंगजेब क्रूर नहीं था, महान था? उसकी सोच को उखाड़ना है भाई। रस खान के बारे में कभी ये अबू आजमी बोला है क्या? कभी ये अबू आजमी वीर हामिद के बारे में बोलता है क्या? कभी ये अबू आजमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में विषय में बोलता है क्या? जी ओके, यू मेड योर पॉइंट अखिलेश जी ओके, अखिलेश जी देन फैज खान एंड विवेक। ओके अखिलेश जी। अमीर जी, जो तानाशाह होता है वो एक मुस्कुराहट से कांपने लगता है। एक कामरा नामक हास्य व्यंग्यकार से पूरी बीजेपी थरथरा गई, एक व्यंग पे। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, सोच लीजिए आप। क्योंकि तानाशाह की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि कोई उससे असहमत हुआ, असंबद्ध हुआ, विपरीत हुआ, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे दुनिया का जो भी हो। आप देखिए उसके साथ पिछले 10 वर्षों में इस बीजेपी की सरकार ने क्या किया, किसी को नहीं छोड़ा। और ये बात करते हैं विदेश के कुछ देशों का उदाहरण देकर के, भाई तो यहां भी कानून सबके लिए वही कानून फिर लागू कर दो, या सबके लिए वैसे ही करोगे, आप वही करोगे फिर और धर्मों के लिए क्या? बात यही है कि भाई अगर कोई डिसिप्लिन वे में कुछ कर रहा है तो सबके लिए भी सरकार जी नहीं, ये तो बताया गया कि विदेशों में भी नहीं होता है ऐसा। लेकिन आप किसी विदेशों में मतलब इस्लामिक मुल्कों में भी ऐसा नहीं होता। आप किसी को छांट करके किसी को टारगेट करेंगे। देखिए आज जो मेजॉरिटी कौम है वो भी अब कह रही है कि अब ये जाति कर रही है बीजेपी की जाति हो रही है। ओके फैज खान बीइंग अ मुस्लिम भी कर रही है, बीइंग अ मुस्लिम, क्या आपको लगता है फैज खान आप लोगों के साथ जाति हो रही है? और ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ओके जी फैज खान अभी तक बोले नहीं है। अखिलेश जी ये बोले भी नहीं है, एक बार भी इनको 1 मिनट का मौका दीजिए, फिर मैं आपकी बात आता हूं। बोलिए फैज खान साहब। आप सभी को ईद की और नवरात्रि की शुभकामनाएं। अमीश भाई, मैं आपको बताऊं, हमारा दुरुपयोग हो रहा है, मुसलमानों का दुरुपयोग हो रहा है। कौन कर रहा है? देखिए, भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में किसी हिंदू लीडर ने ये नहीं कहा कि दीपावली काला कपड़ा पहनकर मनाओ। किसी ईसाई लीडर ने ये नहीं कहा कि क्रिसमस का त्यौहार काला कपड़ा पहनकर मनाओ। किसी सिख लीडर ने नहीं कहा कि बैसाखी और गुरु पर्व काला कपड़ा पहनकर मनाओ। लेकिन हमारी ही कौम के कुछ मुस्लिम लीडर, जो कि तथाकथित लीडर है, ये कह रहे हैं मुसलमान खुशी का त्यौहार ईद काली पट्टी बांधकर मनाओ, और ये सारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल उसका सहयोग कर रहे हैं। इससे बुरा इस्तेमाल मुसलमानों का कभी नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि ये बुरा मुसलमान का ये बुरा इस्तेमाल है, मुसलमान बुरा इस्तेमाल है, पर ये तो लोकतंत्र है जी।
लोकतंत्र है। आप ईद में मुझे कहोगे काला कपड़ा मैं पहनूं, आप दिवाली में नहीं कहोगे कि काला कपड़ा पहनकर दिवाली मैंने नहीं बोला सर। मैं यही कह रहा हूं, आप इन लोगों को कह रहा हूं, इन लोगों को कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एमआईएम को कह रहा हूं, और यहां जो बैठ के समाजवादी पार्टी के और जो ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं काला कपड़ा पहनकर और काली पट्टी बांधकर बनाना सही है। मुझे दुख हो रहा है, बार बार आप ओवैसी को दिखा रहे हैं। अरे ईद का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, हम सेवई खाएंगे, मिठाइयां खाएंगे। हमारे नबी की सुन्नत है, सुरमा लगाओ, इत्र लगाओ, नया कपड़ा पहनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत खाली के कायनात ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए ईद के दिन नया कपड़ा भेजा था जिब्राइल अमीन के जरिए। तो हम अल्लाह की बात मानेंगे, अपने नबी की सुन्नतों को मानेंगे, इन नेताओं को मानेंगे। आप भावुक हो रहे हैं। अरे भावुक इसलिए हो रहा हूं, आप कैसे काला कपड़ा पहनने बोल सकते हैं? मेरा निवेदन है, आप आराम से, मैं पानी आपके लिए मंगवाता हूं। लेकिन देखिए, आपकी बात लॉजिकल है, आपकी बात जायज है, लेकिन देखिए इसको मैंने तो नहीं बोला करने के लिए, ना ही ये तो एक फरमान आया जिसको फॉलो किया गया। गलत फरमान आया, इस्लाम के खिलाफ फरमान आया, अल्लाह के खिलाफ फरमान आया। राजकुमार भाटी और संविधान के खिलाफ। विवेक श्रीवास्तव, राजकुमार भाटी, अखिलेश जी, एक सेकंड, मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव, रिस्पॉन्ड टू हिम। जी देखिए, पहले तो देखिए, थोड़ा लाइटर वेन में कहूंगा अमीश भाई, इन्होंने तो आपको मौलाना बना दिया जिसने फतवे जारी कर दिया। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर ये एंकर है इसलिए इनके जरिए कह रहा हूं, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष के माध्यम से कहा जाता है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब आप सुन लीजिए, इस देश के अंदर एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणेश पूजा, गणेश उत्सव और प्रोसेशन का इस्तेमाल किया भारतीयों को इकट्ठा करने में, अंग्रेजों के खिलाफ किया भैया। मैसेज देने। अरे बाप रे, कहां का इतिहास है? आप शांत हो जाइए, कभी इस्तेमाल किया, नवदुर्गा का इस्तेमाल किया, छत्रपति शिवाजी जयंती का अंग्रेजों के खिलाफ किया। अच्छा विवेक 40 सेकंड बोल रहे, फिर आप बोलेगा। आप इमोशनल भी हो रहे थे, मैं पानी की व्यवस्था करी जाए प्लीज इनके लिए। ओके, बोलिए विवेक जी। हाँ, पानी भी कर दीजिए जी। अब आप सुनिए, तो इसलिए कभी भी कोई कम्युनिटी, कोई देश, कोई समाज अगर व्यथित फील करता है, धर्म में उसकी आस्था है, वो धर्म के जरिए अपना प्रदर्शन करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पैलेस्टीन में अगर लोग मारे गए हैं, खत्म हो गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, ये क्या उसके लिए लोगों के मन में सद्भावना है, लोग उसके लिए नमाज अदा करते हैं, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल करिए। आप इस मुल्क के अंदर, अब अगर शहजाद पूनावाला अगर गरीब हैं तो इस देश का हर नागरिक ऐसा गरीब हो, मैं तो कहता हूं। अरे भैया, हमको फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? जय फिलिस्तीन कहने वाले आप लोग हो, ये वो फिर वही विचारधारा है। बिल्कुल। भारती की थाली लेकर तैयार थे, रूस में से ये लोग संचालित होते, चाइना से संचालित होते, इस्लामाबाद से संचालित होते, नागपुर को आपत्ति करते हैं। देश यहाँ की विचारधारा से संचालित होगा, इस्लामाबाद और बीजिंग सऊदी अरब से संचालित होगा। ठीक है, हम भारत माता की जय वाले, जय फिलिस्तीन वाले नहीं है। और संविधान का मौलिक कर्तव्य कहता है, भाग 4 अनुच्छेद 51 का दूसरे बिंदु में लिखा हुआ है, भारत माता की जय कहो, क्योंकि उसने स्वतंत्रता आंदोलन किया। मेरा निवेदन है, शांत। ओके विवेक जी, शांत। ओके राजकुमार भाटी, आप लोग दिवाली पर तो काले कपड़े डालने के लिए बोलते नहीं। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए यार, फैज खान साहब, आप भी शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है। मेरे कार्यक्रम में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप दिवाली पर, होली पर तो किसी को काले कपड़े डालने कहते नहीं है, क्रिसमस को तो कहते नहीं है, यहां काली पट्टी डालने का समर्थन कर रहे हैं। फैज खान इमोशनल है इस बात को लेकर। हमारे ईद को, उन्होंने बोला मेरे पाक त्योहार ईद को क्यों खराब करने का प्रयास हुआ, राजनीतिक षड्यंत्र था यह बाकी सेकुलर पार्टियों का। राजकुमार भाटी ने फैज खान भावुक होकर केवल अपने नंबर बटोर रहे हैं। फैज खान को सत्य से और तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। फैज खान को ये पता ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने या किसी राजनीतिक दल ने आह्वान नहीं किया कि आप काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ो। न कर सकते हैं, ना हमें अधिकार है। ये मुस्लिम समाज का अपना निर्णय है। मुस्लिम समाज के मौलानाओं ने और धर्म गुरुओं ने ये ऐलान किया कि हम वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधेंगे ईद के दिन। नंबर 1 बात। दूसरा, इन्हें ये जानकारी नहीं है कि जब भी विरोध हुए हैं, जब किसान धरने पर बैठे हुए थे और 700 किसानों की मौत हो गई थी उस आंदोलन में, और आपकी सरकार तानाशाही पे उतरी हुई थी, तो तब हिंदुओं ने भी, सिखों ने भी आह्वान किया था, जब बीच में दिवाली आई थी, कि दिवाली पे हम काली पट्टी बांध कर दिए नहीं जलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम दिवाली नहीं मनाएंगे।
फैज खान ये बेमतलब की भावुकता पैदा कर रहे हैं कि नहीं। केवल मुसलमानों के त्योहार पे ऐसा होता है, हिंदुओं के त्योहार पे नहीं होता। हमारी हिंदू, मुसलमान, अच्छा, सिख, ठीक ईसाई है, सब हमारी अपने अपने भावुकता धर्मों पे व्यर्थ की नहीं, बीच भावुकता में ना है। बोलो। फिर आप कह रहे हैं अमीश जी, मुसलमानों 10 के ही सेकंड और, चिंतक अमीश जी, हैं। 10 आपको सेकंड और। दिखावे के ही चिंतक है फैज खाली। भाई बीच में आप नहीं, फैज केवल भाई उन बीच लोगों में के नहीं। ही चिंतक हैं फैज भाई जो बीच में मुलायम नहीं। सिंह यादव जी के जूते फैज उठा भाई रहे थे, आप- वीडियो आया था भैया। हम उन लोगों में से नहीं है। भाटी जी, आपका मैं बहुत सम्मान देखिए, करता हूं, लेकिन फैज आप भाई, केवल उन आप मुसलमानों को बोलचाल सपोर्ट से, करते फैज हैं भाई, जिन्होंने मुसलमान मुलायम सिंह यादव के फैज जूते भाई, उठाए फैज थे। भाई, ओके, फैज ओके, भाई, फैज फैज भाई, भाई, ओके राजकुमार भाटी, 10 फैज सेकंड। भाई, फैज भाई, 10 सेकंड। फैज भाई, बातचीत से आप पढ़े लिखे इंसान लगते हो, आप बदतमीजी मत किया करो बीच में, या आप अपशब्द बोल रहे हो, इस तरह आपकी छवि खराब हो जाएगी। हमें लगता है कि आप एक अच्छे आदमी हो और पढ़े लिखे आदमी हो। एक बात शहजाद भाई ने बहुत अच्छी कही, मैं उससे सहमत हूं कि हमें औरंगजेब की सोच को उखाड़ना है। तो एक कॉमेडियन के कॉमेडी करने पे सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य जाके उस स्टूडियो में तोड़फोड़ कर देते हैं, ये औरंगजेब की सोच है या नहीं है? एक सांसद का बयान देने पे एक वो करनी सेना के गुंडे जाके सांसद के घर पे तोड़फोड़ कर देते हैं, ये औरंगजेब की सोच है या नहीं है? एक सांसद की जीभ काटने पे 1 करोड़ का इनाम घोषित किया जाता है, उसकी हत्या पे इनाम घोषित किया पर जाता ये है। तो विषयांतर कर रहे हैं ना, विषय जो है उस पे बात करें आज। धारण किए बैठी है। ओके ओके ओके, उत्तर प्रदेश सरकार मौन धारण फैसखान किए बैठी है, फैसखान उन्हें एक सेकंड बढ़ावा hold दे on। रही है। अखिलेश ये जी, औरंगजेब अखिलेश की जी, सोच है या नहीं है? अखिलेश जी, एक सेकंड शहजाद, अखिलेश जी, अमीश, मेरा फैसखान समय एक था। सेकंड। अखिलेश जी, मैं आपके पास आता हूं, और जो बात फैज खान ने बोली उस बात को आप क्या कहना चाहते हैं उस विषय के ऊपर? हमारा त्योहार खराब करने की कोशिश है और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए। मतलब इल्तिजा मुफ्ती कह रही है कि मुसलमानों को पीसा जा रहा है। आपने भी इसी तरह की लाइन को यूज करा कि देखिए मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। सुनिए, देखिए, जब फैज साहब बात शुरू किए तो ऐसा लगा कि कोई बड़े जहीन से आदमी होंगे, लेकिन अपने 2 ही मिनट के अंदर अपने दोनों प्रवक्ताओं जो इनके बाद बोले उनको बोलने नहीं दिया और भावुक हो रहे हैं। भाई, आप अपने समाज से बात करिए ना, क्योंकि आपके समाज ने ही यह असहमति या अपने आप को, जिसको बोलते हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं या हम इसके विरुद्ध हैं, अपना एक जो संदेश देने का तरीका होता है लोकतंत्र में सबसे बेहतरीन तरीका, वो अख्तियार अगर किया तो आपके समाज के ही लोगों ने तय किया। आप उनसे बात कीजिए, यहाँ बैठ करके उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कहानी बना करके और यहाँ नंबर स्कोर करने का जो तरीका है ये अच्छा नहीं है। देखिए, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कश्मीर के जिस लेडी का, इल्तिजा वो मुफ्ती तो बीजेपी की पार्टनर रही हैं, महबूबा मुफ्ती की बेटी, तो बीजेपी की पार्टनर रही हैं। अभी इंडिया अलायंस की पार्टनर हाँ, है। वो तो बीजेपी की पार्टनर अभी तो रही इंडिया हैं। अलायंस में है या इंडिया अलायंस से BJP बाहर की। है? और वहां पे महबूबा मुफ्ती। मुख्यमंत्री बनाया था। एक महबूबा रुक मुफ्ती जाइए। इंडिया अलायंस से बाहर हो गई हैं? आप डिस्टर्ब बहुत करते मैं हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रहा, पूछ अरे रहा हूं। सुन तो लीजिए। और जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो 2 झंडे लगा के भी बैठे थे, तब मोदी जी सामने बैठे थे और क्या क्या बोला गया। तो अब उसमें मत जाइए। बात दरअसल में ये है, जो आपका बात था उसमें निकल के बात यही आपने भी कही, सब लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई यह देश संविधान से ही चलना चाहिए। बिल्कुल जायज बात है। और ओके, कानून फैसखान सबके लिए बराबर। क्योंकि आप पर टिप्पणी हुई जो दोनों इसे- तरफ से, राजकुमार जो भाटी सरकार भी ऐस- और जो सरकार इस पे और नहीं चलती साथ ही है, साथ आप अखिलेश। सेंटेंस पूरा नहीं होने देते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मेरे पास समय है, 30 सेकंड फैसखान। आप मुझे समय नहीं मेरे दे रहे। लिए हाँ, तो सुन व्यक्तिगत लीजिए ना। इन्होंने कहा, देखिए। पहले स्वीकारा कि मैं एक शुरुआत मैंने अच्छी की, मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी, माता रानी का मंत्र भी पढ़ा, यानी कि मैं एक सभ्य पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। ऐसा व्यक्ति भी यदि भावुक हो जा रहा है, यानी मुसलमानों का और उनके त्योहारों का कितना दुरुपयोग ये अखिलेश जी ने लीडर बोला खुद कि कर रहे हैं। उन्होंने तो नहीं बोला। उन्होंने मेरा नहीं पॉइंट है कि कांग्रेस पार्टी ने तो ऐलान नहीं किया ना कि आप काली पट्टी डाल के जाइए, ये सपा ने ऐलान नहीं किया, ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में कांग्रेस भी है, सपा भी है, सब है। पॉइंट ये हो जाता है, यही विषय है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM हमारे कायद नहीं हैं। आप उनको हमारा कायद मानकर समर्थन मत कीजिए। मैं निवेदन करता हूं, शाहबानो एक मुस्लिम गरीब महिला को अधिकार नहीं दिया, संसद में कानून लाकर उसका अधिकार छीना। अब आपसे निवेदन है, मैं नीतीश जी से भी निवेदन करूंगा। क्या ये संशोधन संविधान पर हमला है? ये संशोधन संविधान पर हमला नहीं है, संविधान के अनुरूप हो रहा है और होना चाहिए। विवेक, ये पॉलिटिक्स है
जो पॉलिटिक्स की वजह से पूरा मामला फंसता जा रहा है। विवेक, पहली चीज कोई भी संशोधन अमेंडमेंट आप करते हैं, अगर पब्लिक उसको समझती है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उसके हिसाब से करते हैं, कोई अनरेस्ट नहीं होगा। यहां पर जो अमेंडमेंट्स हैं वो मुस्लिम समाज के खिलाफ हैं। कलेक्टर का इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड को मिसयूज किया जाएगा, इधर की उधर ये होगी। तो आप बोल रहे हैं ये होगा, बड़ी क्लियर सी बात है। ये तो आप कह रहे हैं कि जो बच्चे ने जन्म ले लिया वो बच्चा कैसा होगा, वो कैसा बन पाएगा। मतलब आप तो उसकी आप तो पहले ही मनोकामना कर रहे हैं कि अच्छा ही ना हो। नहीं, बच्चा जन्म ले चुका है, फिर नहीं तो अभी संशोधन आ गए हैं, संशोधन ये होंगे तो फलाना ढिमकाना होगा। ओके, शहजादपुरा वाला, ठीक है। नहीं, बच्चा जन्म ले चुका है, ठीक है शहजादपुरा वाला। मैंने काफी देर से सबकी बात सुनी है जी। शहजाद अमीश जी ऐसे मत करवाइए, मैंने काफी देर से सबकी बात सुनी है, मुझे जल्दी 30 सेकंड का अवसर दीजिए। देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं कि मुसलमान इसका विरोध करे। भाई, मुसलमानों ने ही प्रपोज किया है। 9 जेपीसी रिपोर्ट ऑफ रहमान खान, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, दरगाहों के सज्जादा नशीन और सारे उनके अध्यक्ष और जो गद्दी पर बैठते हैं, आगा खानी कम्युनिटी, बोरा कम्युनिटी, इन लोगों ने ही रेकमेंड किया है कि हमको ये चेंजेस चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अभी क्या कहा इन्होंने कि देखिए पैलेस्टाइन के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल अच्छी बात है विवेक जी, बताइए यमन में मुस्लिम बच्चे मारे जा रहे किसकी वजह से, उनके लिए कभी आवाज़ उठी क्या? कभी बताइए कि जो चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा है जिंजियांग प्रोविंस में, उसके लिए कभी आवाज उठी क्या? आप आवाज उठाएंगे क्या? वहां पर तो तोप लगाकर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और कुरान पाक को जलाया जा रहा है। उसके लिए भी तो एक बार नमाज अता करने के बाद प्रोटेस्ट करना चाहिए। सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अमीश 10 सेकंड्स, अमीश ओनली 10 सेकंड्स। अमीश जी देखिए, अभी फैज खान जो भावुक हुए, मैं उनकी भावनाओं का बड़ा कदर करता हूं। मैं बताता हूं क्यों। मुसलमान आमतौर पर हम लोग का काला रंग वर्जित तो नहीं है, पर हम काला रंग केवल एक अवसर पर ज़्यादा पहनते हैं, मुहर्रम में, जब इमाम हुसैन की शहादत को हम लोग एक प्रकार से याद करते हैं। अब क्या आप कह रहे हैं कि एक कानून इमाम हुसैन की शहादत से तुलना होगी उसकी? हम काला रंग तब पहनते हैं, अमीश जी इस बात को समझिए, तब पहनते जब इमाम हुसैन की शहादत का हम लोग जो है गम मनाते हैं। राजकुमार भाटी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर कम से कम हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना करें। इन्होंने कहा है गौशाला दुर्गंध देती है, ये सुअरों के भाड़े में जाकर इनको सुगंध आती है, ये मठाधीश को माफिया बोलते हैं। हिम्मत है किसी मौलाना को बोलने की? हिम्मत है पादरी को बोलने की? ओके, राजकुमार भाटी 10 सेकंड। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि शहजाद भाई ब्रेक लेके आए हैं, कुछ सुधार करके आएंगे। यार आप तो वो के वही हो जो पहले थे यार। उस पर दुर्गंध पे चर्चा हो रही है क्या? आपके जो मन में आता है वो बोलते चले जाते हो। आपने बोला कि नहीं? गौशालाओं में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, उनके चारे के पैसे खा जाती है बीजेपी सरकार। जी, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार एक वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। इस समय वक्फ बिल पर असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा बयान आ गया है। हम हमारे हक के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। हम संवैधानिक तरीके से अपने सभी हक लेकर रहेंगे। संवैधानिक तौर पर जो हो पाएगा वो करेंगे, ये तो अधिकार है। फैज खान हमारे साथ हैं, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, राजकुमार भाटी हैं, विवेक श्रीवास्तव है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला है। मैं सीधा रुख करता हूं अखिलेश जी आपका। क्या आपको लगता है जो कांग्रेस पार्टी के ने लाइन ली है कि यह संविधान पर सीधा हमला है, लेकिन संशोधन संविधान पर हमला कैसे हो सकता है? क्योंकि भारतीय संसद भी तो संवैधानिक तरीके से ही चलती है। नहीं, देखिए अमीश जी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरा विपक्ष ही नहीं, जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं उनके तरफ से भी सिग्नल्स आने लगे हैं, चाहे नायडू जी हों चाहे नीतीश कुमार जी हों। उनके बयानों को आप नहीं दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, वो लोग भी इससे पूर्णतः सहमत नहीं दिख रहे हैं। अब जब जेपीसी बनी, उस पर भी अब जेपीसी किस लिए बनती है कि रायशुमारी हो जाए। आप वहां भी तानाशाही करते रहे। सारे जी जितने भी विरोध थे उसको संसद में प्रस्तुतिकरण से पहले पीछे हट गए, नहीं रखे, बाद में शोर मचा तो सप्लीमेंट्री लाया, उसको ब्लर कर दिया, उसमें तमाम चीज़ों को छोड़ दिया। नॉन स्टेक होल्डरों से आप बात कर रहे हो, जो तमाम पॉइंट्स हैं उसको टेकअप नहीं कर रहे हो। हमारे नायडू जी तो कुछ कह नहीं रहे ना इस विषय को लेकर। नायडू जी तो बाकायदा समर्थन कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी समर्थन कर रहे हैं, वो तो समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। दिस इज गुड फॉर मुस्लिम्स। इधर जो कई दिनों में जो डेवलपमेंट दिखा है, उससे अब नहीं लगता कि पुराना स्टैंड नीतीश जी का ओके, शहजाद पूनावाला, क्या एनडीए में फूट है इस पूरे मामले के ऊपर? क्या एनडीए एकजुट नहीं है? ये बड़ी लाइन खींची है कांग्रेस पार्टी ने।
देखिए ऐसा है, मैं अखिलेश जी को सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जाके उद्धव सेना का स्टैंड क्या है इस पर पहले वो जान ले। उद्धव सेना सपोर्ट में है या उद्धव सेना विरोध में है, ये पहले खुद जान ले। वो वॉकआउट करेंगे, हमारी चिंता वो छोड़ जब दे। संशोधन हमारे आएगा वो नेताओं का वॉकआउट उत्तर है कि करेंगे। नहीं, वो वॉकआउट करेंगे या वो बेल आउट करेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ असंवैधानिक क्या होता है। सेक्शन 4 का कहना कि जो मुझे मन में आए मैं उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर लूँ। सेक्शन 5 और 40 का कहना कि अगर मैं क्लेम कर देता हूँ तो मेरे ही ट्राइब्यूनल में केस चलेगा और कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। फिर ये कहना कि आपके ऊपर ही ओनर से ये बताना कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी क्लेम की, पर आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। और इस तरीके से महाकुंभ की जमीन, 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर देना, ताजमहल क्लेम कर देना, ऐसा अधिकार और किसी के पास नहीं, ना हिंदू के पास, ना जैन के पास, ना सिख के पास, ना बौद्ध के पास, ना पारसी के पास। और यह असंवैधानिक व्यवस्था है जो 2013 में और 1995 में कांग्रेस करके गई थी। तो अखिलेश जी 10 सेकंड, अखिलेश जी देन फैज खान। ओके अखिलेश जी सर, देखिए ये बीजेपी के लोग सिर्फ इधर उधर और कंफ्यूज करने की बात करते हैं। जब आप खुद कह रहे हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता, या जो 5 साल से पहले का मुस्लिम है वो वक्फ नहीं कर सकता है, लेकिन वक्फ कमेटी में नॉन मुस्लिम हो जाएगा। वाह रे भैया, तो बीजेपी कंफ्यूजन कर रही है फैज खान, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी कंफ्यूजन कर रही है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रही है। पर सेकुलर पार्टियों को शक है। प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए नॉन मुस्लिम की तरफ से दरगाहों खानकाहों में आता है। सेक्युलर पार्टियों को दिक्कत इसलिए मुसलमानों को बंधुआ मजदूर आज तक को मानते आए हैं। मुसलमान क्या वो बंधुआ मजदूरी खत्म हो रही है, वो बीजेपी की तरफ भी जा रहा है, संघ की तरफ भी जा रहा है। ओके बंधुआ मजदूरी मुसलमानों की कम हो रही है, दिक्कत ये हो रही है। राजकुमार भाटी जी, नहीं ये ऐसा क्यों मानते हैं? ये पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान कर रहे हैं फैज खान ये कह के मुसलमान बंधुआ मजदूर है। मुसलमान में सोच नहीं होती, समझ नहीं होती, विचारधारा नहीं होती उनके अंदर। आप ये मानते हैं कि देखिए ये मान लेना ये पूरे समुदाय को एक मतलब अपमानित करना है। मुसलमान समुदाय की ओर से इसका विरोध हो रहा है। जी विवेक फाइनल वर्ड, 5 सेकंड विवेक फाइनल वर्ड। देखिए, संघ से जुड़े हुए मुस्लिम एनजीओज को हम मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। इनका काम सिर्फ मुसलमानों को बरगलाना है और गलत दिशा देना है, और हम इस मुल्क को इजराइल की कॉलोनी बनने नहीं देंगे। नहीं तो कौन सा ऐसा इस्लामिक मुल्क है विवेक भाई, बता दीजिए जहां सड़क पर नमाज हो रही है और जहां पर वक्त जैसा हिंदुस्तान में चल रहा है वैसा हो रहा है? बताइए, 57 है, एक बताइए कौन सा। चलिए समय यहां खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते आज का विचार, अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता है, आज का विचार है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में कि आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।